देखें अलजेब्रा में जैसा कि मैंने बताया है कि अलजेब्रा के पोर्शन में पहले सेट, रिलेशन और फंक्शन, फिर हम फंक्शन में जो चीज बताएंगे आपको, ये डोमेन, रेंज और तीसरा जो होगा आपका मैप के विषय में, जहां से आपके 3-4 सवाल आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पढ़ाने का एक क्रम होगा, एक सीक्वेंस होगी। तो सबसे पहले जो सेट है, सेट के विषय में काफ़ी चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी होगी, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सिलेबस में है इसलिए हमको थोड़ा बहुत इसके विषय में भी आपको बताना होगा। थोड़ा सा आप हाई स्कूल में इस चीज़ को पढ़े होंगे। जैसा कि मैं कहूँगा कि सेट किसे कहते हैं, तो सेट हम लोग कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन सेट जो होता है हमारा, सेट हमारा वेल डिफाइंड नहीं होता। दूसरी चीज इसके बाद ये है, जैसा कि आप हाई स्कूल में जानते ही होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन, कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये चीजें, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, बहुत ज्यादा इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बताएंगे कि इसका जो है, जैसे सबसेट क्या है। जैसे सबसेट के विषय में हम आपको बताएंगे, जैसे लेट A and B, A and B are the set, then if X belongs to A, so this implies X belongs to B, तो आप कहते हो A हमारा B का सबसेट। परंतु यदि B का कोई A के सारे एलिमेंट B में होंगे, और परंतु ऐसा होगा कि B के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो A में ना होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट, जैसा कि आप जानते होंगे। प्रॉपर सबसेट, और इसको हम लिखते हैं ये सबसेट ऑफ D। जैसे मान लीजिए A में कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, और B कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, तो आप कहेंगे ये जो है B का प्रॉपर सबसेट। अब हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे, वो ऐसे पूछे जाते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is equal to n, then how many सबसेट ऑफ A। इसका आंसर होगा 2 to the power n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर A में एलिमेंट्स 1, 2, 3 हो, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A ये होगा आपका 2 to the power n, n का मान आपका 3 है, इसलिए होगा 2 to the power 3 इक्वल टू 8। ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A जब लिखते हैं, ये जो है आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप जब लिखेंगे तो इसमें से 2 कम हो जाता है। ये जो 2 to the power n है, ये तो नंबर ऑफ सेट है, ये प्रॉपर आप हटा दें, नंबर ऑफ
सबसेट ऑफ ए 2 टू द पावर n, ये होगा। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जब पूछता है आपसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये बराबर होता है 2 टू द पावर n माइनस 2। 2 टू द पावर n माइनस 2 ये जो होता है आपका 2 टू द पावर n माइनस 2, ये 10। हाँ, एक चीज यहाँ बता दें कि किसी किसी किताब में ये भी दिया रहता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो होंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। कहीं कहीं लिखने को मिला है, लिखने गलत है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जहां भी आपको लिखा हो तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होगा, नंबर ऑफ जो प्रॉपर सबसेट अगर बोलेगा तो इसका आंसर होगा 2 टू द पावर n माइनस 2, और नंबर ऑफ सबसेट बोलेगा तब होगा आपका 2 टू द पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 टू द पावर 2। फिर मैं ये कह रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, यदि A में एलिमेंट्स 1 2 4 5 6 7 है मान लीजिए, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ये होगा आपका ये नंबर ऑफ सबसेट होंगे ये होगा 2 टू द पावर n, अर्थात 2 टू द पावर 3 2 5। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कोई पूछे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो होंगे 2 टू द पावर 5 माइनस 2, ये होगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते थे और आज भी पूछे जाते हैं, छोटी मोटी बात है जो आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे। दूसरा मैं ये कह रहा था कि कुछ चीजें और भी हैं जो थोड़ा बहुत आप जान लें, वो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थोड़ा सा इसको ज्यादा हम इसको विषय में नहीं बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, जैसे जो यूनियन होती है, ये छोटी सी चीज है लेकिन पूछ देता है हाई स्कूल की चीजें, तो शॉर्ट में इसको हम बताएंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अर्थात यूनियन जो है इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और एक और कह रहा था मैं, डिमार्गन्स लॉ। जो डिमार्गन्स लॉ है कोई थोड़ी मोड़ी चीज है, थोड़ा सा जान जाए। डिमार्गन्स लॉ जैसे ए यूनियन बी डैश, ये बराबर होगा आपका ए डैश यूनियन ये इंटरसेक्शन बी डैश। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अगर डैश होगा इसको लिखें ए डैश यूनियन बी डैश। तो छोटी मोटी बातें। और एक चीज और कह रहा था, इस पे एक चीज और नोट कर लें, थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें। ये सिमेट्रिक डिफरेंस जिसे कहते हैं, जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का भी आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको लिखते हैं हम लोग ए दिस बी, और इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए माइनस बी, ये पूछा भी गया है, यूनियन बी माइनस ए। इसको पढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका भी थोड़ा सा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और कुछ चीजें और चीजें हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको नोट कर लें। कुछ चीजें ऐसी आती हैं नोट करके, जैसे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और
ये चौथा है आपका ए माइनस बी माइनस सी। इस तरह से कोई चीजें आपको करेक्ट कर लें। इस तरह से आप लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन, यूनियन का हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा ए माइनस सी, फिर आप यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और इसका हो जाएगा आपका ए माइनस बी ए माइनस बी एंड ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सपोज करिए इस तरह से चीजें आपको दी हुई हैं और आपके इम्तिहान में आ गया और आपको चेक करना और आपको याद नहीं है। ये सब चीजें और भी बहुत ज्यादा चीजें होती है जो आप करेक्ट करके रख देना चाहिए। इसमें देखना कि क्या सही है कि क्या गलत है। इसके लिए सबसे अच्छे तरीके हैं, याद नहीं हो सकता है, पूरी चीजें आप याद नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, इसमें ए और बी और सी के मान को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ए का मान ले लिया 1 2 3, बी का मान ले लिया हमने 2 3 4, और सी का मान ले लिया हमने 1 3 एंड 5। ऐसा तो कोशिश करिए जो सब में जो है कॉमन रहता हो। तो इसको चेक करना हो तो आप क्या करिए कि इस तरह की चीजें आती है अक्सर आपको टीईटी पीटी के एग्जामिनेशन में। तो इसको क्या करिए कि आप जो है चेक करके देख लीजिए क्या ये सही है। अगर याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चेक कर लें, जैसे मान लीजिए आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, हो जाएगा सी, बी इंटरसेक्शन सी का मान होगा सी, और सपोज करिए कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो क्या होगा, ए में वह एलिमेंट जो बी इंटरसेक्शन सी में ना हो, और ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 and 2। फिर हमने राइट हैंड साइड ले ली, और राइट हैंड साइड में जैसे मान लीजिए आपका है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब आप देखें ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए में वह एलिमेंट जो बी में ना हो, वो इसमें आपका आ जाएगा 1 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है। दूसरा आपका है बी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस सी जो होगा तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस सी में वही एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो जैसे 2 है इसमें नहीं तो 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 2, इसमें कितना आ गया 1 2, इसमें कितना आ गया 1 2। इसका मतलब जो है आपका ये सही। इस तरह की चीजें कभी कभी लगभग एक सवाल लगभग टीजीटी में आता है जिसका हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटा सा सवाल है, हाई स्कूल लेवल का चीज है, और हम इसको जो है करने से जो है देख के नहीं जाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर याद है तो कोई बात नहीं हो तो आप क्या करिए, इस तरह से मान करके आप चेक कर लीजिए कि देखें सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मान लीजिए हम इसको चेक करना है, हम सपोज करें कि दूसरे को चेक करते हैं, देखिए क्या ये सही है, अगर क्या दूसरे वाला सही है तो फिर आप इसको चेक करना हो तो ए को मान लीजिए 1 2 3, बी को मान लीजिए 2 3 5, और सी को मान लीजिए 1 3 5 एंड 6। कुछ मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हमको निकालना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 5 एंड 6। अब आपको लेना है हमको ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, तो क्या होगा ए में वह एलिमेंट जो बी यूनियन सी में ना हो। तो आप देखिए 1 2 3 ये तो सब है, इसमें बी में ना हो तो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह से ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं। जरा देखें इसमें राइट्स में देखें ए माइनस बी देखें
ए माइनस बी देखेंगे तो ए में वह एलिमेंट जो बी में ना हो तो 1। फिर आप देखेंगे ए माइनस सी देखेंगे तो ए में वह एलिमेंट जो सी में ना हो तो ये हो जाएगा आपका 1 2 होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी जो होगा इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा 5 जाएगा। ए माइनस बी यूनियन सी, इसमें भी कुछ नहीं होगा 5 होगा। इसका मतलब यदि आपका सही है। इस तरह के सवाल कभी यदि आते हैं तो इसको हम लोग मान करके सही कर सकते हैं, पूरा का पूरा चीजें आपकी याद नहीं रह सकती। फिर दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ की जो है ये दूसरे सवाल जो आते हैं आपके वो आते हैं इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है। नंबर ऑफ एलिमेंट में जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट में छोटा सवाल, एक सवाल हम बताएंगे, ये भी हाई स्कूल के लेवल का है। इसको मैं तो ये समझूंगा कि आप अपने हिसाब से समझ लें। जैसे लेट ए एंड बी आर द नॉन इंटरसेक्ट और द सेट, और हमें पूछना है कि पहला क्वेश्चन सपोज कर ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एट लीस्ट ए एंड बी। इस भी आता है तो इसका होता है हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर सपोज के लिए भूल जाता है तो एक सेट आपका इधर से है ए सेट, दूसरा सेट आपका है इधर से बी सेट, ए एलिमेंट ए है, ए हमारा बी है, इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये पोर्शन जो आपका आता है ये 2 बार आ जाता है। इससे करते क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो यहाँ तक होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इन यहाँ तक होगा, तो नंबर ऑफ एटलीस्ट इन ए एंड बी अर्थात आपका ए होगा, ये 2 बार आया है इसलिए एक बार घटा देंगे। अगर कोई आदमी इस तरह पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली ए एंड बी, ए बराबर होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा बात हम ये भी कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ये डिसजॉइंट है तो क्या होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है इस 5 होता है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इस तरह से अगर मान लीजिए ए बी सी 3 सेट दिए हुए हों, अगर सपोज कर लीजिए कि ए बी सी जो है आपके 3 एलिमेंट दिए हों तो कैसे करेंगे। देखें अगर 3 सेट दिए हों आपके, अगर 3 सेट दिए हों बी, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट, अगर 3 सेट दिए हों तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये सपोज कर लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए आपका बी हो गया और दिस, ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ये जो पोर्शन होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला जो पोर्शन होगा दिस, ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पोर्शन होगा ये होगा बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो पोर्शन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से अगर कोई सवाल पूछे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट
in at least number of element in at least A, B and C। तो इसको हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अर्थात एटलीस्ट इन ए बी एंड सी का मतलब या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो सी में हो, या तो ए बी में हो, या तो बी सी में हो, या तो सी ए में हो, या तो तीनों में हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक में हो, या दो में हो, या तीनों में हो। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी किया तो ये 2 बार आ गया, इसलिए क्या करेंगे हम इसमें से एक बार घटा देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और एक बार इसको घटा देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या होगा कि हमने एक बार निकाला यहाँ से ए बी और सी किया, ये 3 बार आ गया। इसमें हमने क्या किया कि इसको घटाया तो 3 बार घट भी गया। इस तरह से 3 बार आया और 3 बार गया। तो जबकि हमको ए बी चाहिए तो इसलिए हम इसमें एक बार जोड़ देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली number of element in exactly 2, a बराबर हो जाएगा आपका exactly 2 में number of element in A intersection B, number of element in B intersection C, number of element in C intersection A in exactly 2। अगर exactly 2 की बात होगी तो आपका ये इंटरसेक्शन बी, ये आपका होगा बी इंटरसेक्शन सी, ये होगा सी इंटरसेक्शन ए। अगर एग्जैक्टली 2 में आया होगा तो ये बात होगी आपकी, ये जब हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तो यहाँ भी एक बार आ गया, बी ए इंटरसेक्शन किया फिर एक बार आ गया और फिर एक बार आ गया। इसलिए आप क्या करिए, इसको 3 बार घटा दीजिए। अब तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं कभी कभार एग्जैक्टली 2 ना पूछ करके यदि वो एटलीस्ट 2 पूछ दे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट 2, इस तरह से भी कभी पूछते हैं। अगर आप ये लिखना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट 2, अगर कम से कम 2 में पूछा जाए इसका मतलब 2 में है। अर्थात आपके हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये सी इंटरसेक्शन ए। एटलीस्ट 2 होगा तो ए इंटरसेक्शन बी किया तो एक बार आ गया, बी इंटरसेक्शन सी किया फिर एक बार आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन किया फिर एक बार आ गया। यानी आपको क्या करना है, 3 बार आ गया तो 2 बार घटा दीजिए इंटरसेक्शन सी। आपसे कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली ए बी एंड सी। तो ए बराबर होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ऐसा करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो एग्जैक्टली अगर करना है तो इसको हम 2 बार घटा देंगे। नंबर ऑफ 2 एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ऐसे घटा देंगे, 2 बार घटा देंगे तो आपसे एग्जैक्टली मिला। लेकिन ए बी और सी किया तो 3 बार आया और इसको हमने घटा दिए 2 और 2 4 2 6 बार घटा दिए, इसलिए 3 बार आया 6 बार घट गया, इसलिए इसको 3 बार जोड़ दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली होगा
जब हम ए बी सी करेंगे तो ये 3 बार यहाँ आएगा, और ये ए इंटरसेक्शन बी किया तो ये आपका 2 बार चला गया, इसलिए आप 3 बार जोड़ दीजिए तो एग्जैक्टली इन ए बी एंड सी हो गया। इस तरह के भी सवाल आते हैं जिसको आप चाहे आप ऐसे लगा दीजिए और चाहे आप ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से जैसे कि हम ये कह रहे थे कि एक सवाल देखें, एक सवाल है हमारे पास, जिस तरह से एक सवाल है of the member of 3 athletics team in a school, of the member of, सवाल है of the member of 3 athletics team, of the member of 3 athletics team in a school, 21 are in cricket school team, 21 are in cricket team, 21 of the member of 3 athletics team in a school, 21 are in cricket team, 26 are in hockey team, 26 are hockey team, 26 are in hockey team, and 29 are in football team, and are football team, 29 are in football team, among them 14 plays cricket and hockey, among them 14 plays hockey and cricket. Hockey and cricket. Among them 14 play hockey and cricket, 13 plays hockey and football, 15 plays hockey and football, 12 plays football and cricket, 12 plays football and cricket, 8 plays or 3 game. All 3 game. 8 plays or 3 game. Total number of members in the 3 athletics team. Then total number of members in all athletics team ये है आपका ऑप्शन दिया है यहां से 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 76, 49, 41 and 43. देख लो फिर से of the member of the 3 athletics team, 21 are in cricket team,
21 are in cricket team, 26 are in hockey team, and 29 are in football team. Among them 14 plays hockey and cricket. 14 plays hockey and cricket. 15 plays hockey and football. 12 plays football and cricket. 8 plays all 3 games. Then the total number of the members in our athletics team क्या होगा? ये जो दिया हुआ आपका यहाँ से जो दिया हुआ है वो क्या दिया है? A member of 3 athletics team, क्रिकेट टीम, ये जो नंबर ऑफ क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में आप जो मेंबर है 21, दूसरा जो हॉकी में है आपके जो है ये है 26, एंड 29 आर इन फुटबॉल टीम, जो फुटबॉल टीम में है वो है 29. Among them 14 plays hockey and cricket. इसको देख लें, हॉकी एंड क्रिकेट इसके जो होंगे 14 प्लेस हैं और 15 प्लेस हॉकी एंड फुटबॉल. हॉकी एंड फुटबॉल ये 15 है और 12 प्लेस फुटबॉल एंड क्रिकेट, एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट ये 12 है और 8 प्लेस ऑल 3 गेम्स अर्थात हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट या 8, और पूछ रहा है नंबर ऑफ H यूनियन F यूनियन C. 10 ये आपसे पूछ रहा है H यूनियन F यूनियन C. तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं. जैसे आप नंबर ऑफ H यूनियन F यूनियन C, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ C, क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ F इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ HF FC H intersection C and plus C. यहाँ से आप चाहें तो आप बना लें जल्दी करके. ये आपका होगा H, होगा F, ये आपका C, नंबर ऑफ हॉकी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन फुटबॉल, नंबर ऑफ मेंबर्स इन क्रिकेट, और हमने एक बार घटा दिया, फिर एक बार यहाँ घटा दिए, तो ये 3 बार आया और 3 बार गया, इसलिए हमने एक बार इसमें जोड़ दिया. तो ये आपका 3 बार आया और 3 बार चला गया, तो पूरा खत्म हो गया, इसलिए हमने एक बार जोड़ दिए. और फिर इस तरह से अगर आप रखेंगे मान यहाँ, तो कितना होगा? हॉकी का हो जाएगा 26 प्लस फुटबॉल का हो जाएगा 29 प्लस ये हो जाएगा 21 माइनस हॉकी एंड फुटबॉल 15 माइनस हॉकी फुटबॉल एंड क्रिकेट 12 माइनस 14 एंड प्लस 8. इस तरह से देखेंगे ये बराबर हो जाएगा आपके यहाँ से 8 1 9 9 9 18 6 24, और 4 हाथ में 2, फिर 2 2 4 4 2 6 2 8, और इस तरह से माइनस 4 2 6 5 11 1 1 2 3 और 4 43. तो ये जगह 4 में से गया 3 और हो गया आपका 4. टोटल आंसर आना चाहिए 43. एक तरीका निकालना है. सबसे अच्छा तरीका इसका ऐसे भी निकालते हैं इसको सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये जो भी लड़के हाई स्कूल में पढ़े रहते हैं लगभग इसको जानते हैं.
सबसे अच्छा एक तरीका ये भी होता है निकालने का, जल्दी जल्दी एक आप ऐसे वेन डायग्राम बना लें। ये आपका हॉकी हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ये क्रिकेट हो गया। ये जो मेंबर दिया हुआ है यहाँ से ये 8 दिया है। और हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट में 14 लोग हैं, यानी हॉकी एंड क्रिकेट में 8 पहले सो गए, तो यहाँ बना लीजिए 6। फिर आपका हॉकी एंड फुटबॉल में 15 है, तो 8 ऑलरेडी हो गया, ये हो गया 7। ऐसे बढ़ते हैं। फिर फुटबॉल और क्रिकेट में 12 है, तो 12 में से 8 घट जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ठीक ऐसे भी करते हैं। यहाँ देखें फिर से एक बार, अगर हॉकी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन सी, यदि तीनों में 8 है तो हमने यहाँ से 8 कर दिया। फिर आपका हो जाएगा हॉकी एंड क्रिकेट में टोटल आपके 14 है, और ये जिसमें 8 सही है, 8 घटा दिया तो 6 हो गया। फिर हॉकी एंड फुटबॉल में ऑलरेडी 15 है, और 15 में से आपके जो है और ये 8 सही है तो 7 घटा दिया। 15 में से आपको 8 घटाया, 7 बचा। फिर से आपके जो फुटबॉल एंड क्रिकेट में ये टोटल 12 है, और ये 8 के 4 है। टोटल ये कह रहा है आपका कि इस तरह से ये टोटल नंबर जो है आपके यहाँ क्रिकेट में 21 लोग हैं, क्रिकेट में आपका 21 लोग हैं, तो 8 4 12 और 12 और 6 18, ये 3 हो गया। फिर से आप देखें फुटबॉल में टोटल आपके 29 लोग हैं, 8 4 12 और 12 और 7 19, 19 में से 29 में से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 10। और फिर से आपके जो है हॉकी में है 26 लोग हैं, तो 8 6 14 7 21, ये से बचेगा 5। अगर इस तरह से तरीका भी निकालते हैं लोग, इसलिए टोटल अगर निकालना होगा, अगर टोटल आप निकालेंगे तो इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं। जैसा सवाल चाहे आप पूछ सकते हैं। तो टोटल जो होगा आपका 5 + 7 + 10 + 8 + 6 + 4 एंड +3। टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ ठीक, 7 5 12, 12 10 22 8 30 और 30 10 40 और 48। इस तरह से दोनों आपके बराबर, चाहे आप ऐसे निकालें और चाहे ऐसे निकालें। ये थोड़ा सा ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर कोई पूछता है तो इसमें आसान और भी, अगर ऐसा ही कोई सवाल पूछता है कि बताइए कि एग्जैक्टली 2 खेलने वाले कितने हैं, एग्जैक्टली अगर कोई पूछे 2 गेम खेलने वाले कितने मेंबर्स हैं, तो आप लगा सकते हैं आराम से 7 4 11 और 6 17। अगर कोई पूछे कि कम से कम कितने होंगे, तो इस 8 भी जुड़ जाएगा और इस तरफ से जाएंगे 25। अगर कोई पूछता है कि वनली जो है हॉकी फुटबॉल कोई एक गेम खेलने वाले कौन है, अर्थात सिर्फ वनली हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट कितने होंगे, तो आपका 10 5 15 और 3 18। जी आप कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि एटलीस्ट शब्द पूछे, तो एटलीस्ट टोटल पूछ ही रहा है, आपका 33 हो जाएगा। इस तरह के भी एक सवाल आते हैं आपके यहाँ, जिस तरह के सवाल आपको लगाने हैं और विशेष करके, और इस तरह से वेन डायग्राम बना कर लगाएंगे तो ज्यादा इजी होगा। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो उतना इजी नहीं होगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका यूज हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं, प्रोबेबिलिटी के सवालों में इसका यूज करते हैं, इसलिए ये फार्मूला भी जानना जरूरी है। और इस तरह से वेन डायग्राम बना करके आप चाहे जैसे भी कोई सवाल पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। एग्जैक्टली 1 कितने गेम खेलते हैं, एटलीस्ट 1 कितने गेम खेलते हैं, एटलीस्ट 2 में कितने हैं, एग्जैक्टली 2 में कितने हैं। इस तरह से वेन डायग्राम से ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सेट में आपके कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और भी सवाल आपको देंगे। दूसरा है रिलेशन। रिलेशन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिलेशन में आपके
जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा तरीका है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एक्सिस्ट, देन जो ए क्रॉस बी होता है इसको ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए एंड बी कहते हैं। जैसे इसको लिखने का तरीका ये है, अगर ए में एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 है एंड बी में एलिमेंट्स आपके ए बी एंड सी है, तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे आपका 1A 1B 1C, फिर आपका हो जाएगा 2A 2B 2C, फिर हो जाएगा आपका 3A 3B एंड 3C। इस तरह से इसके जितने सबसेट होंगे, जितने इसके सबसेट होंगे सब इसके रिलेशन होंगे। अगर मान लीजिए हमने R1 एक्सेप्ट लिया इस ऑर्डर पेयर्स का 1A 1B, तो ये भी आपका A क्रॉस B का सबसेट होगा। सपोज करने के हमने R2 बनाया तो इसमें आपने हम लिया 1A और 1C, ये भी आपका A क्रॉस B का सबसेट होगा। अगर मान लीजिए हमने R3 बनाया जिसमें 1 क्रॉस A 1C 1B ऑर्डर पेयर्स लिया, ये भी A क्रॉस B का सबसेट होगा। इस तरह से A क्रॉस B के जितने सबसेट होते हैं सब इसके रिलेशन होते हैं। सो आप कह सकते हैं ऑल द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे ऑल द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यहां से ऑल द सबसेट ऑफ A क्रॉस B is the relation। जितने सबसेट होंगे उतने इसके रिलेशन होंगे। अब हम ये कह रहे थे कि अगर सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज इक्वल टू m हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज इक्वल टू n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B जो होगा वो mn होगा। अगर कोई सवाल पूछे यहां से हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइन, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी define from A to B, ये क्या हो जाएगा, जितने इसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे ये होगा 2 to the power m। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 4 है, कोई सवाल पूछे हाउ मेनी रिलेशन, how many relation can be defined from A to B। ये बराबर हो जाएगा आपका 2 to the power 2 to the power। इसलिए इस पे इतने रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी नोट करना है। पहला A क्रॉस B यूनियन C, दूसरा A क्रॉस
P intersection C and A cross B माइनस C, ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, यानी A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, यहाँ जो होगा आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और यहाँ जो होगा आपका A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। अब रिलेशन है अभी देख लें, R is a relation from A to B. Then R is subset of A क्रॉस रहता है, बट if R is a subset of, अगर A क्रॉस A हो जाए तो आप कहते हैं then R is a relation defined on the set A। तो इसे कहते हैं कि R is a relation defined on the set A। और कोई पूछे तीसरा चीज, अगर पूछे कोई इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is equal to 3, then how many relation can be defined आने, इसका उत्तर होगा आपका 2 to the power n स्क्वायर, अर्थात 2 to the power 3 3 का 9। ये हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइन, अर्थात ये होगा 2 to the power 9। इसी तरह से types of relation types of relation में इतने रिलेशन आपके होंगे, जैसे वायर रिलेशन, इनवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और बल्कि दूसरे पे आप सिमेट्रिक रिलेशन पे हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें से ये और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे जाते हैं कि तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम देखते हैं
कि एक एक करके जैसे पहला वाई रिलेशन, let A be the non-empty set then we know that phi is always the subset of A cross A, then phi is called Y relation. Inverse relation, let A be non-empty set then we know that A cross A, so this is also relation and this relation, and it is called the इनवर्स रिलेशन। दूसरा ये है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन generally it is IA and IA is equal to AA, this belongs to R, is called आइडेंटिटी रिलेशन। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आर शब्द, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए is called identity relation if A is related to A for every A belongs to A, and एक शब्द यहाँ होता है वनली, और यही जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करते हैं तो इसको लिखते हैं R is a relation defined on the set A
reflexive relation A related to A for every belongs to A, बट यहाँ वनली शब्द नहीं रहता है। आइडेंटिटी रिलेशन और ये रिलेशन डिफाइन आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों का जो आपका ये डेफिनेशन है लगभग एक जैसा माना जाता है, परंतु यहाँ इसमें वनली शब्द रहता है और इसमें वनली शब्द नहीं रहता, खाली रहता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखें तो ऐसे शब्द आएगा जैसे ये कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो जब आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे हम लोग तो ये होगा आपका 1 1 2 2 3 3। और एक रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे तो ये होगा आपका 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। इसमें 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से वनली शब्द ना रह के एक आध और जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 1 2 2 3 3 एंड 2 3। तो इसमें भी 1 का 1 से हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, इसमें भी हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसमें आ सकता है जबकि इसमें नहीं आ सकता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflection. Every identity relation is a reflection, but every reflexive relation is not identity. वाली शब्द दोनों का डेफिनेशन एक जैसा होता है, लेकिन ये चीज़ जो है इसमें अगर हटा दिया जाए तो यही आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा और ये रह जाते रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन एवरी आइडेंटिटी रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। अब ये कह रहे थे कि इसी तरह से हम लोग एक शब्द और है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में इसको लिखते हैं R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन अभी बात करते हैं R is a relation defined on the set A is a reflexive relation. R is a relation defined on the set A is a reflexive relation. A related to B implies and implied by P related to A for every AB belongs to A। और इस तरह से आपका जैसे मान लीजिए A एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं,
तो इसका जो सिमेट्रिक रिलेशन होगा आपका, ये जो होगा आपका 1 2 2 1। इसी तरह से अगर 1 3 है तो 3 1 है। इसी तरह से अगर 2 3 है तो 3 2 है। ये जो रिलेशन होगा आपका, ये होगा आपका, ये इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ भी फार एवरी शब्द है और वहाँ भी फार एवरी शब्द था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी फार एवरी शब्द था, परंतु दोनों में डिफरेंस है। ये जो फार एवरी शब्द होता है, दोज रिलेशन विच आर द कंसिडर्ड, यानी यदि 1 2 है तो 2 1 भी होगा, यदि 1 3 है तो 3 1 भी होगा, अगर 2 3 है तो 2 3 भी होगा। ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दोज विच आर द कंसिडर्ड। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो इसमें भी 3 है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये फार एवरी शब्द होता है जिसके लिए हम कंसीडर करते हैं। अगर 1 2 है तो 2 3 है, 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा हम ये कह रहे थे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो होगा आपका, इसको लिखते हैं आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए is transitive if A related to B and B related to C. This implies A related to C for every A, B and C. This belongs to A. For every A, B, C and यहाँ भी जो होता है आपका, ये भी जो for every शब्द है, ये भी which are the considered। जैसे मान लीजिए हमने ए का एलिमेंट लिया 1 2 3, तो इसका अगर रिलेशन हम बनाए R1, जैसे मान लिया 1 2 है तो 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। ये आप कैसे लिख सकते हैं, 2 1 है 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए। तो इधर अभी पूरी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर पलट दें इसलिए आपका इसमें 2 2 भी होना चाहिए। सो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, दोज विच आर द कंसिडर्ड। इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं 3 हो। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बनाते हैं R2, तो जैसे मान लीजिए 1 3 है 3 1 है तो 1 1 एंड 3 3 होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए अगर R3 है टू 3 है 3 2 है तो आपका 2 2 एंड 3 3 होना है। ट्रांजिटिव रिलेशन। या जैसे मान लीजिए 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। इसलिए कैसे हैं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस तरह से अगर 1 2 है तो 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें हम ये कह रहे थे कि ये भी जो फार एवरी शब्द होता है, ये भी फार एवरी शब्द जो होता है, दोज विच आर द कंसिडर्ड। जैसे 1 2 है 2 3 है तो कोई सा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इसमें ऑर्डर पेयर्स आए। इसमें एक चीज़ और हो सकता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने सिर्फ 1 2 लिया या सिर्फ हमने 1 3 लिया या सिर्फ हमने 2 3 लिया, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। वो इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा कि इसमें ये होता है कि ये दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इसको हाइपोथेसिस कहते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं।
अगर एक अलजेब्रा का नियम है, यदि हाइपोथेसिस हमारी रॉन्ग है, व्हाट अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू। तो 1 2 तो है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगा। और इस आधार पे, टोटोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के आधार पे, इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कहेंगे, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर सिर्फ इतना ही दे दिया जाए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग है। 1 2 तो है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 1 3 है, लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट्स नहीं है। 2 3 है, लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे हम ये कह सकते हैं, if the number of element in A is equal to 1, then first number of relation A बराबर होता है आपका 2 to the power n स्क्वायर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए बराबर होगा 2 to the power n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन टू टू द पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 n number of transitive relation NCR इंटू PR, जहाँ PR है ये नंबर ऑफ पार्टीशन है, नंबर ऑफ पार्टीशन। अब देखें, अगर जो है if A is equal to 1 2 3, the number of total relation ये बराबर हो जाएगा आपका 2 to the power n स्क्वायर, n का मान आपका 3 है तो 2 to the power 9। अगर पूछेगा हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैन बी डिफाइंड, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए बराबर होगा आपका 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, अर्थात 2 to the power minus 9 and 2 to the power 6। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ये बराबर होगा आपका 2 to the power n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, अर्थात 2 और 9 प्लस 3 अपॉन 2, अर्थात 2 to the power 6। अब अगले बार में हम नंबर ऑफ रिलेशन और अगले बार टर्म पे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ओनली जानकारी के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से
कल बात करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई सेट दिया है तो ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनाएंगे, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन, और चौथा बात करेंगे रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। इसको यदि हम लोग आर से रिफ्लेक्सिव को, इसको एस से, अगर इसको हम टी से करें तो ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो परंतु ट्रांजिटिव हो। तीसरा रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। और चौथा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब यदि इफ जो है सेट हमारा 1 2 3 हो तो कैसे बनाएंगे इससे कि जो सेट हमारा जो है वही रिफ्लेक्सिव हो परंतु वो जो है सिमेट्रिक ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, या अगर हमारा रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो परंतु सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो। तो कल हम इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।